आप सभी का टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में हम आज पढ़ेंगे ओबीजी के बारे में। ओबीजी में जो हमारा एकेडमिक सिलेबस है यूनिट वाइज, और हमारी आज की जो यूनिट है वो यूनिट फर्स्ट है, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री है वो देखेंगे। तो हमारे जो फर्स्ट है कि इंट्रोडक्शन टू मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कि मिडवाइफरी क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग क्या होता है, कब ये स्टार्ट हुआ, उन सब के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफ के अंदर इंट्रोडक्शन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, की ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग और मिडवाइफ है वो स्टार्ट करने का क्या कॉन्सेप्ट आया था, कि किस सिचुएशन को देखकर वहां पर इसको क्या किया गया, हमारी स्टडी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो ऑब्स्टेट्रिक्स है, उस वर्ड का मीनिंग होता है वो क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक्स, जिसका मतलब होता है क्या, मिडवाइफ। और ये जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। कि जो ऑब्स्ट्रिक्ट वर्ड है वो ऑब्स्टेट्रिक्स है, उसका लैटिन वर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मिडवाइफ। तो हम क्या बोल सकते हैं, मिडवाइफरी इज आल्सो नोन एज ऑब्स्टेट्रिक्स, कि ऑब्स्टेट्रिक्स को हम मिडवाइफरी भी बोल सकते हैं। मिडवाइफरी या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स होता क्या है, एक हेल्थ साइंस होती है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हेल्थ प्रोफेशन, जो किसके साथ डील करता है विद प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड, कि जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, कि जो 3rd ट्राइमेस्टर होते हैं उनके साथ डील करता है, इंक्लूडिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न, बिसाइड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन थ्रू आउट देयर लाइफ। और इसके साथ साथ सेक्सुअल और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वुमेन की थ्रू आउट देयर लाइफ, उनकी भी क्या करना, उसको डील करना, स्टडी करना, किसके अंदर आता है, मिडवाइफ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं उसको, ऑब्स्टेट्रिक्स। तो ये हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन की मिडवाइफ होता है क्या। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी। हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको हमें क्या करना है, स्टडी करना है, कि हमारा एक वर्ड आया है टर्मिनोलॉजी, उसका क्या मीनिंग होता है। तो फर्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो होता है मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी क्या होते हैं, मिडवाइफरी एक ट्रेन्ड पर्सन होते हैं, हम क्या बोलेंगे, इज द नॉलेज नेसेसरी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ मिडवाइफ, कि मिडवाइफरी एक नॉलेज होता है, एक ट्रेन्ड पर्सन होता है, जिसमें वो मिडवाइफ जो पर्सन है उनको वो क्या करता है, ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए एसेसिबल जो उनके रिक्वायर्ड नॉलेज होता है उसको वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है। सेकेंड वन इज द ऑब्स्टेट्रिक्स, की ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होती है, ऑब्स्टेट्रिक्स होती है वो ब्रांच ऑफ मेडिसिन होती है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, लेबर एंड पिपेरियम, कि ऑब्स्टेट्रिक को हमने ब्रांच ऑफ मेडिसिन बोला है, जो किसकी स्टडी करता है या डील करता है, एक वुमन है उसके एंटीनेटल पीरियड, जिसको हमने किस में काउंट किया, प्रेगनेंसी के अंदर, इंट्रानेटल पीरियड लेबर एंड पोस्टनेटल पीरियड पिपेरियम, उसको मैनेजमेंट के अंदर ये क्या करता है, हेल्प करता है, उसको डील करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्स्टेट्रिक्स। गायनेकोलॉजी, कि ऑब्स्टेट्रिक और गायनेकोलॉजी के अंदर जो डिफरेंस है, गायनेकोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस होता है, जो किसके बारे में डील करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनके डिजीज के बारे में वो स्टडी करता है और उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। तो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच ट्रीट डिजीज ऑफ द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी डिजीज होती हैं उन सबको स्टडी करना क्या कहलाता है, गायनेकोलॉजी। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वो कौन सा है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मीन्स प्रोसेस बाय विच फुली डेवलप ऑफस्प्रिंग ऑफ इट काइंड्स इज प्रोड्यूस, कि फुली डेवलप जो ऑफस्प्रिंग होती हैं उनका क्या करना, वहां पर प्रोसेस होना, फुली डेवलप ऑफस्प्रिंग का क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। यहाँ पर फुली डेवलप ऑफस्प्रिंग होते हैं जैसे ओवम, कि ओवम है उसका फुली मैच्योर होना, उसका डेवलपमेंट होना क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन। एक वुमन की अगर हम बात करें, फीमेल्स के अंदर की रिप्रोडक्टिव एज होती है वो कौन सी होती है, तो रिप्रोडक्टिव एज होती है वो उनकी 15 to 45 ईयर्स तक की होती है। जब वो मेनार्की, जहां पर क्या होती है, स्टार्ट होती है मेनार्की से लेकर मेनोपॉज तक का जो टाइम पीरियड होता है बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव एज, और वो कितनी होती है यहाँ पर 30 to 35 ईयर्स तक की उसकी क्या होती है, रिप्रोडक्टिव एज होती है। तो रिप्रोडक्शन की इस टाइम पीरियड के बीच में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो डेवलप होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन, जहां पर एक वुमन है वो एक चाइल्ड को है वो बर्थ दे सकती है। नेक्स्ट वन इज द प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी क्या होता है, प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ कैरी आउट द फिटस, कि प्रेगनेंसी एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें एक वुमन है वो फिटस को कैरी आउट करती है कंसेप्शन टू टिल द बर्थ,
कि बर्थ से लेकर कंसेप्शन तक का जो टाइम पीरियड होता है जिसमें फीटस को यूट्रस के अंदर कैरी करना क्या कहलाता है, प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन इज द टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, जेस्टेशन। कि जेस्टेशन है वो क्या होता है, जेस्टेशन जो वर्ड है वो यूज में लिया जाता है किसके लिए, जो किसको डिनोट करता है, प्रेगनेंसी को। वुमेन के जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड होता है 9 मंथ, तो 9 मंथ उसको हम जेस्टेशन भी बोल सकते हैं कि जेस्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी की कितने वीक की या फिर कितने जो मंथ की है वो प्रेगनेंसी है। तो जेस्टेशन हमेशा किसको डिनोट करेगा, प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज ग्रेविडा। ग्रेविडा किसको डिनोट करता है, ग्रेविडा होता है वो प्रेगनेंसी के लिए डिनोट करता है स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट ड्यूरेशन, कि वो उसकी ड्यूरेशन को है। एक वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, वो जितनी बार उसने कंसीव किया है वो हमेशा किस में काउंट होता है, ग्रेविडा के अंदर। कि वुमन की प्रेगनेंस स्टेट को काउंट करता है किसमें, ग्रेविडा के अंदर। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो कौन सी है, मल्टीपेरा। कि मल्टीपेरा क्या होता है, तो मल्टीपेरा रेफर टू वुमन हु हैज गिव बर्थ मोर देन वंस। एक वुमन जिसकी बर्थ की हिस्ट्री है एक से ज्यादा, मोर देन अगर वन वहां पर आ रहा है, मोर देन वन, तो वो किस में काउंट होता है, मल्टीपेरा के अंदर, जहां पर उसने क्या किया, चाइल्ड को बर्थ दिया है। नेक्स्ट वन इज नल्लीपेरा। तो नल्लीपेरा होता है कि वो वुमन जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, ना ही उसकी कोई चाइल्ड की बर्थ की हिस्ट्री है, तो वो किस में आ जाएगा, नल्लीपेरा के अंदर। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा वुमन किसको बोलेंगे, वो वुमन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है। हॉस्पिटल के अंदर एक वुमन आ रही है, वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, तो हम जब उसको डिनोट करते हैं तो वो कौन सा होता है, प्राइमरी ग्रेविडा, की फर्स्ट टाइम उसकी प्रेगनेंसी हुई है, उसकी इससे पहले कोई भी हिस्ट्री नहीं है। नेक्स्ट वन इज मल्टीग्रेविडा। मल्टीग्रेविडा वुमन कैरी प्रेगनेंसी मोर देन वंस, कि एक से ज्यादा बार वो क्या हुई है, प्रेग्नेंट हुई है। मल्टीपेरा बर्थ को डिनोट कर रहा है, जबकि मल्टीग्रेविडा वो किसको डिनोट कर रहा है, प्रेगनेंसी को, कि एक से ज्यादा बार प्रेग्नेंट होना या एक से ज्यादा बार बर्थ होना। अगर बर्थ का आ रहा है तो वो किस में आ जाता है, मल्टीपेरा के अंदर होगा, और अगर वहां पर प्रेगनेंसी का आ रहा है तो वो किसके लिए होगा, मल्टीग्रेविडा के लिए। नेक्स्ट वन इज द लेबर। कि लेबर क्या होता है, लेबर एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर डिलीवरी होती है। डिलीवरी किसकी होती है, बेबी की होती है, प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन एंड अम्बिलिकल कॉर्ड फ्रॉम द यूट्रस टू द वेजाइना टू द आउटर वर्ल्ड। कि प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के साथ साथ प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्लीटली यूट्रस से बाहर आ जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबर। नेक्स्ट वन इज द पिपेरियम। कि पिपेरियम क्या होता है, तो पिपेरियम होता है वो कौन सा टाइम पीरियड होता है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेकर, प्लेसेंटा डिलीवरी से लेकर जो 6 वीक का टाइम पीरियड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पिपेरियम। डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा से लेकर 6 वीक का पीरियड है वो क्या कहलाता है, पिपेरियम कहलाता है। या फिर डिलीवरी ऑफ फीटस से लेकर 6 वीक का, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो पिपेरियम इज द पीरियड 6 वीक आफ्टर द चाइल्ड बर्थ ड्यूरिंग विच मदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिटर्न टू द ओरिजिनल नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन। जो प्रेगनेंसी से पहले उसकी कंडीशन थी वापस से उसी स्टेट में ऑर्गन्स का रिवर्ट बैक होना क्या कहलाता है, पिपेरियम। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर यूट्रस के अगर वेट की बात की जाए तो वो कितना होता है, 50 to 60 50 to 60 ग्राम होता है, जो प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज होकर कितना हो जाता है, 1000 ग्राम। कि 1000 ग्राम तक यूट्रस का वेट हो जाता है। अब ये यूट्रस का वेट वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस आता है 50 to 60 ग्राम। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, पिपेरियम। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हम किसको टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं, एम्ब्रियो जो टर्मिनोलॉजी होती है वो ह्यूमन कंसेप्टस, ह्यूमन कंसेप्टस क्या बोल सकते हैं, या इसके अलावा हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन। जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, तो ह्यूमन कंसेप्शन से लेकर 10 वीक ऑफ जेस्टेशन का जो टाइम पीरियड होता है, फर्टिलाइजेशन, डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेकर 10 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है,
एम्ब्रियो, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 8 वीक ऑफ पोस्ट कंसेप्शन, कि पोस्ट कंसेप्शन जो 2 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन आता है फर्टिलाइजेशन का और इम्प्लांटेशन का, अगर उसको हम सबसाइड कर देते हैं तब 8 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है वो किस में आता है, एम्ब्रियो के अंदर आता है। एम्ब्रियो के अंदर भी हमने इसको क्या किया, 2 में डिवाइड किया गया है, प्री एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोनिक। अगर प्री एम्ब्रियोनिक की बात की जाए तो प्री एम्ब्रियोनिक टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, ह्यूमन प्रोकंसेप्टस जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है, जो फर्टिलाइजेशन है, 0 वीक के 0 से 2 वीक जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड। और एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है जैसे ही प्री एम्ब्रियोनिक 2 वीक से लेकर 8 वीक, या फिर हम क्या बोलते हैं 10 वीक ऑफ जेस्टेशन। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होगा, एम्ब्रियोनिक। 2 to 8 वीक ऑफ जेस्टेशन है तो उस प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को हम एम्ब्रियो बोलते हैं। 0 से 2 वीक है तो वो हमारे पास कौन सा होगा, प्री एम्ब्रियोनिक। नेक्स्ट वन इज द फीटस, कि फीटस हम किसको टर्म यूज में लेते हैं, तो जो एम्ब्रियोनिक पीरियड है 10 वीक या फिर पोस्ट कंसेप्शन 8 वीक, वहां से लेकर डिलीवरी ऑफ द फीटस तक का जो टाइम ड्यूरेशन आता है डिलीवरी तक का, तो उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम उसे क्या बोलते हैं, फीटस। ह्यूमन कॉन्सेप्टस फ्रॉम 10 वीक ऑफ जेस्टेशन 8 वीक ऑफ पोस्ट कंसेप्शन अंटिल द डिलीवरी, डिलीवरी तक के टाइम पीरियड में हम प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को टर्मिनोलॉजी जो यूज में लेते हैं वो होता है फीटस। नेक्स्ट वन इज द वायबिलिटी। वायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, वायबिलिटी मीनिंग होता है कैपेबिलिटी ऑफ लिविंग यूजुअली एक्सेप्ट एज 24 वीक ऑल्दो सर्वाइवल इज रेयर, कि एक वायबल पीरियड हम काउंट करते हैं कि वो वायबल पीरियड जहां पर फीटस है वो इंडिपेंडेंट अपन सर्वाइवल है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन ये कैसी कंडीशन होती है, बहुत रेयर होती है। तो कैपेसिटी ऑफ लिविंग कि वो इंडिपेंडेंट वहां पर सर्वाइव कर सकता है वो हमने कौन सा काउंट किया, 24 वीक। 24 वीक से पहले वो इंडिपेंडेंट सर्वाइवल नहीं कर सकता है और 24 वीक को हमने एक्सेप्ट किया है लिविंग या फिर वायबल पीरियड, तो वो किस में आ जाएगा, वायबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट इज द हमारी टर्मिनोलॉजी है वो कंप्लीट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफ एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, कि ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग और मिडवाइफरी के क्या कॉन्सेप्ट हैं, हमने उसको अपने स्टडी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो वो कॉन्सेप्ट की किस लिए हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट है, तो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, प्री कंसेप्शनल केयर, कि कंसेप्शन से पहले मदर को केयर प्रोवाइड करना। किस लिए केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहां पर क्या होगी, अगर मदर की डाइट अच्छी नहीं है, वो आयरन सप्लीमेंट नहीं ले रही है, फोलिक एसिड नहीं ले रही है, तो उस वजह से उसकी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आता है। एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन लेवल उसका क्या होगा, डिक्रीज होगा, मदर की हेल्थ वहां पर इफेक्ट होगी, हीमोग्लोबिन डिक्रीज होगा। इसके अलावा फीटस के अंदर भी वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। एग्जाम्पल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वहां पर अकर हो सकता है। इसलिए हम मदर को पहले ही कंसेप्शन से पहले ही उसको प्री कंसेप्शनल केयर है वो प्रोवाइड करते हैं, कि जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है एटलीस्ट 2 मंथ पहले हम उसको फोलिक एसिड और आयरन टेबलेट है वो स्टार्ट कर सके। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। सेकेंड वन इज द सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड हेल्दी आउटकम थ्रू आउट प्रेगनेंसी। कंप्लीट बॉडी सिस्टम के अंदर एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी के अंदर क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। उसके अंदर वुमन को क्या करना, मेंटली सपोर्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना और हेल्दी आउटकम वहां पर क्या हो आने के लिए, कि एक हेल्दी चाइल्ड है उसका बर्थ हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है उसको स्टडी करते हैं, फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रोवाइड केयर ऑफ वुमन ड्यूरिंग 3 ट्राइमेस्टर लेबर एंड प्रिपेरियम। मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिक का कॉन्सेप्ट है वो है कि एक वुमन को केयर प्रोवाइड करना उसके 3 ट्राइमेस्टर के अंदर। जो 3 ट्राइमेस्टर होते हैं 1 to 3 मंथ होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो कितना होता है, फर्स्ट 3 मंथ, कि 0 से लेकर जो 3 मंथ का होता है। अगर वीक में हम बात करें तो कितना होगा, 12 वीक, कि 12 वीक का तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। सेकेंड हमारा आता है 4 to 7 मंथ है वो किस में आ जाएगा, जो 6 मंथ है, 6 मंथ का जो एंड और 7 मंथ का स्टार्टिंग है वो किस में आएगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर।
और 7 वीक से लेकर 9 मंथ तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कौन सा होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इन तीनों ट्राइमेस्टर के अंदर एक वुमन है, उसको केयर प्रोवाइड करना, लेबर के टाइम पर उसको केयर प्रोवाइड करना, उसकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना, और प्रिपेयरिंग पीरियड जहां पर उसके ऑर्गन प्री प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वापस से कन्वर्ट होते हैं, रिवर्ट बैक होते हैं, तो उस टाइम पर उसको इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट है मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। नेक्स्ट वन इज द एंटीनेटल एंड जेनेटिक काउंसलिंग। एक मदर को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना, उसकी हाई रिस्क जो केसेस होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, हाई रिस्क केसेस को एंटीनेटल केयर के द्वारा हम इजीली से उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द जेनेटिक काउंसलिंग। कोई भी हेरिडिट्रिकल प्रॉब्लम या जेनेटिकल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको केयर प्रोवाइड करने के लिए मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है उसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, कि हम प्रॉपर इम्यूनाइजेशन है वुमन को है वो इम्यूनाइज करेंगे ताकि उसके अंदर क्या हो, कोई भी प्रॉब्लम अकर ना हो, तो इम्यूनाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज हेल्थ एजुकेशन, कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी से पहले प्री कंसेप्शनल केयर के अंदर उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, और आफ्टर प्रेगनेंसी और केयर ऑफ न्यूबॉर्न, कि मदर को हम एजुकेट करते हैं कि कैसे वो अपने न्यूबॉर्न को केयर प्रोवाइड कर सकती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मिडवाइफरी और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग है उसकी स्टडी करते हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट हैं मिडवाइफ और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट वन इज द सिचुएशन ऑफ इंडियन मिडवाइफरी इन द 3 सेक्शन, कि मिडवाइफरी है इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन थी और आज प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है, उसको हम 3 सेक्शन के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो क्या है, इन मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर द इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले का जो टाइम पीरियड था, 1947 हमारे इंडिपेंडेंस है, तो 1947 से पहले क्या स्टेटस था मिडवाइफरी का, वुमन की हेल्थ का अंदर क्या इफेक्ट था, उसको हम देखेंगे। मिडवाइफरी इन इंडिपेंडेंट इंडिया, और आफ्टर इंडिपेंडेंसी के बाद उसकी हेल्थ के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया, कि आज प्रेजेंट में क्या स्टेटस है और क्या उसका फ्यूचर, मिडवाइफरी का फ्यूचर इंडिया के अंदर कितना है, वो हम 3 सेक्शन के अंदर क्या करते हैं, मिडवाइफरी है उसको स्टडी करेंगे सिचुएशन इंडिया के अंदर। तो हमारा फर्स्ट है बिफोर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंसी से पहले मिडवाइफरी इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले मिडवाइफरी है उसका क्या स्टेटस था। तो इनिशिएंट इंडिया केयर ऑफ वुमेन एंड प्रैक्टिस ऑफ मिडवाइफरी टोटली इन द हैंड ऑफ द इंडिजीनियस विलेज दाइज, कि जो इंडिपेंडेंस से पहले प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर चाइल्ड है उनकी केयर प्रोवाइड करना वो टोटली किसके हैंड में था, जो इंडिजीनियस विलेज के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन वुमन होती थी जिसको हम क्या बोलते थे, दाइज। तो दाइज कोई ट्रेंड पर्सन नहीं था वहां पर, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती थी, वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहां पर क्या करती थी, डिलीवरी करवाती थी, और वुमन की केयर है टोटली इन्हीं के हाथों में थी। तो ये तो हमारे स्टार्टिंग के टाइम ड्यूरेशन के अंदर है। फिर नेक्स्ट, these indigenous dyes not only help the consultants for any condition of during childbirth but also act as the mother related to birth, कि ये दाइज क्या करती थी वहां पर, हेल्प ही नहीं करती थी, इसके अलावा वो क्या करती थी कि एक्ट करती थी मदर रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ, कि वो चाइल्ड की कंडीशन के लिए हेल्प नहीं करती थी, उसके बर्थ को भी यही करवाती थी, डिलीवरी भी कौन करवाता था, दाइज। नेक्स्ट वन इज when medical missionary woman from England come to India, फर्स्ट वुमन जो इंग्लैंड से इंडिया आई थी मेडिकल मिशनरी से, तो उसने क्या देखा था, फर्स्ट स्ट्राइकिंग ऑब्जर्वेशन दे मेड वाज दैट सिंस they were unable to deal with difficult deliveries and pregnancy and maternal and neonatal mortality is very high, कि यहाँ पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दाइज जो है वो डिलीवरी करवा रही हैं लेकिन वो डिफिकल्ट डिलीवरी है, उनको वो करवाने में कैपेबल नहीं है, इस वजह से वहां पर मैटरनल और जो नियोनेटल मोर्टालिटी रेट थी वो भी उस टाइम पर क्या थी, बहुत ज्यादा हाई थी। फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल फॉर दाइज वाज स्टार्टेड इन
1877 कि 1877 के अंदर फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल इन्हीं दाइज के लिए क्या गया स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा स्टार्ट हुआ था? बाय मिस हैवलेट एन इंग्लिश मिशनरी ऑफ द जेनाना मिशनरी सोसाइटी। कि जो मिस हैवलेट है वो कहां से आई थी? इंग्लिश मिशनरी ऑफ जेनाना मिशनरी सोसाइटी से बिलोंग करती थी। उन्होंने ट्रेनिंग है स्कूल स्टार्ट किया गया था दाइज के लिए, ताकि वो डिफिकल्ट जो डिलीवरीज हैं जो उनको वो क्या कर सके, इजीली से असिस्ट कर सके, और वहां पर जो मोर्टालिटी रेट है वो क्या हो सके, लो हो सके। However, the training of DICE was not taken up by the government of India. जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं होती थी टिल 1900 कि 1900 तक की सदी तक, जो 1900 जो ईयर है 1900 साल तक है, वहां तक उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं करता था। When a fund was established by Lady Curzon to improve the condition of childbirth in the country. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब स्टार्ट किया? जब उनके पास फंड इस्टेब्लिश किया गया था, और जो फंड उनको मिला था वो किसने इस्टेब्लिश किया था? लेडी कर्जन। वो किस लिए क्यों फंड मिला था? ताकि वहां पर इंप्रूव कर सके कंडीशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर चाइल्ड बर्थ की जो कंडीशन है, जो रेट है, मोर्टालिटी रेट है, उसको इंप्रूव करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए फंड इस्टेब्लिश किया गया था। Next is, but before that 1872 handful the Indian Christian nurse were trained for the 2 year at Delhi। लेकिन 1900 से पहले 1872 के अंदर इंडियन क्रिश्चियन नर्स थी जिसने क्या किया था? 2 ईयर का प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है मिडवाइफरी के लिए, उसने क्या किया था? कंप्लीट किया था एट दिल्ली। कहां पर कंप्लीट किया था उसने? दिल्ली के अंदर। 1899 जेनाना बाइबल एंड मेडिकल मिशन स्टार्टेड द ट्रेनिंग ऑफ नर्सेस। कि 1899 के अंदर जो जेनाना बाइबल है, जेनाना होता है वो किसके लिए क्या वर्क करता है? जेनाना बाइबल कि वुमेन्स के लिए वो वर्क कर रहा था, और मेडिकल मिशन है उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया था प्रोग्राम ट्रेनिंग करना नर्सेस का। बट अंटिल 1893 देयर वाज नो जनरली एक्सेप्ट स्कीम ऑफ ट्रेनिंग इन द हॉस्पिटल। लेकिन इस स्कीम को किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया गया था 1893 तक। इन 1918 के अंदर क्या हुआ था? विद द हेल्प ऑफ डॉर्फिन फंड, कि डॉर्फिन फंड है उसकी हेल्प से लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल वाज इस्टेब्लिश, कि एक स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था, और इस स्कूल का नाम क्या था? लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। रीडिंग हेल्थ स्कूल है इस्टेब्लिश किया गया था टू ट्रेन द ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। इस स्कूल के अंदर एएनएम है उनको क्या किया जाता था? ट्रेन किया जाता था। ये फर्स्ट है जो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1918 के अंदर। नेक्स्ट इज 1926 was the Madras Registration of Nurses and Midwife Act was passed। कि 1926 के अंदर मद्रास रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था, जिसके अंदर पास हुआ था टू प्रमोट द रोल ऑफ रजिस्टर्ड मिडवाइफ, कि रजिस्टर्ड नर्स हैं उनके रोल को प्रमोट करने के लिए मद्रास ने एक्ट 1926 के अंदर उन्होंने पास किया था फॉर सर्विस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, उन वुमेन के लिए कि जो क्या कर रही थी? सर्विस कर रही थी डिलीवरी के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए। नेक्स्ट वन इज द 1936 डॉर्फिन फंड section granted a number of dolphin hospital to build the hostel, supply teaching material and employ qualified sister in the nursing school। कि जो डॉर्फिन है जिसने फर्स्ट टाइम फंड रिलीज किया था मिडवाइफ के लिए, उसने वापस से फंड सेक्शन किया था ताकि वहां पर डॉर्फिन हॉस्पिटल है और भी ज्यादा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश हो सके, हॉस्टल इस्टेब्लिश हो सके, जहां पर जो ट्रेनिंग दे रहे हैं एएनएम को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको टीचिंग मटेरियल है और ज्यादा अच्छा या इफेक्टिव उनको मिल सके नर्सिंग स्कूल के अंदर। नेक्स्ट वन इज दिस डॉर्फिन फंड हेल्प द राइज द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग, कि नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स और मिडवाइफ के स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के अंदर, उनके स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए उसने फंड को क्या किया था? रिलीज किया था। इन फैक्ट प्रायर इंडिपेंडेंस मिडवाइफरी ट्रेनिंग स्टार्टेड एज सेपरेट कोर्स, ये एक फैक्ट है कि प्रायरली
जो मिडवाइफरी जो ट्रेनिंग थी वो एक सेपरेट कोर्स है, उसको स्टार्ट किया गया था इन इंडिया। यंग गर्ल एट द मिडिल स्कूल लेवल 8 वर सिलेक्टेड टू अंडरगो दिस ट्रेनिंग, कि जो एनएम ट्रेनिंग है उसके लिए जो सिलेक्ट किया गया था वो 8 क्लास, वो वुमेन जो 8 क्लास पास कर लेती है वो इस प्रोग्राम के अंदर, इस कोर्स के अंदर एप्लीकेबल है अप्लाई करने के लिए। तो ये हमारा क्या था इंडिपेंडेंस से पहले। फिर नेक्स्ट आता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस वहां पर क्या था कि इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर मिडवाइफरी के लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट आए हैं। तो उसमें फर्स्ट हमारा है इन 46 द बोरा कमिटी लेड स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ क्वालिफाइड मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर एंड ट्रेनिंग ऑफ द दाइस। कि बोरा कमेटी के अंदर क्या हुआ था, स्ट्रेस डेवलप हुआ था। बोरा कमेटी ने स्ट्रेस डेवलप किया था कि वहां पर हमें क्या है, जरूरत है ट्रेंड स्टाफ की। जो मिडवाइफ है उनकी क्वालिफाइड मिडवाइफ की रिक्वायरमेंट है। किस लिए रिक्वायरमेंट है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, जो मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए, टू डिक्रीज द मोर्टेलिटी रेट। कि मोर्टेलिटी रेट कब डिक्रीज हो सकती है, जब हमारे पास क्या है ट्रेंड स्टाफ है, हेल्थ विजिटर है और ट्रेनिंग ऑफ दाइस, की जो दाइस है जो विलेज के अंदर डिलीवरी करवा रही हैं वो भी कैसी होनी चाहिए, ट्रेंड। नेक्स्ट इन 1955 द सेटी कमिटी रिकमेंडेड द ट्रेनिंग ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ in the health center for maternal and child health services provide where there is adequate health visitor to supervise them। कि बोरा कमेटी के बाद नेक्स्ट कमेटी आई थी, वो कौन सी आई थी, सेटी कमेटी आई थी 1955 के अंदर। उसने क्या किया था, रिकमेंडेड किया था कि हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ट्रेंड एनएम की रिक्वायरमेंट है हेल्थ सेंटर के अंदर फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, ताकि ट्रेंड जो एनएम है वो क्या कर सके, वहां पर मैटरनल मदर और चाइल्ड को दोनों को हेल्थ सर्विस है वो प्रोवाइड कर सके। प्रोवाइड एडिक्वेट हेल्थ विजिटर टू सुपरवाइज देम, और वो मदर की इस कंडीशन को भी वहां पर क्या करेंगी, सुपरवाइज करेंगी। नेक्स्ट वन इज द इन 1959 बाइसॉफ ए टेक्निकल कंसल्टेंट सपोर्टेड द ट्रेनिंग ऑफ 2 टाइप ऑफ नर्सिंग पर्सनल। कि 1959 के अंदर बाइसॉफ टेक्निकल है, उसने कंसल्ट किया, उसने सपोर्ट किया कि वहां पर क्या होने चाहिए, 2 टाइप के क्या होंगे, नर्सिंग पर्सनल होंगे, जो कौन से होंगे, एएनएम एंड जीएनएम नर्सिंग। क्यों वहां पर उन्होंने क्या किया, 1959 से पहले एएनएम है वही ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट था कि एएनएम ट्रेनिंग करने के बाद वो केयर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 टाइप की नर्सिंग स्टार्ट कर दी थी, एएनएम एंड जीएनएम। जो जीएनएम था वो क्या था, 3 ईयर का कोर्स था, एंड मिडवाइफरी वहां पर क्या करना था, उसको 1 ईयर और एक्सटेंड करना था। नेक्स्ट वन इज 1947 फर्स्ट स्टेप द इंडियन नर्सिंग काउंसिल टुक आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 1947 के अंदर फर्स्ट स्टेप लिया था इंडियन नर्सिंग काउंसिल है वो इस्टेब्लिश हुई थी। कंबाइन द नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स इनटू द ए सिंगल कोर्स। उसने मिडवाइफरी कोर्स को और नर्सिंग और मिडवाइफरी कोर्स को एक सिंगल कोर्स के अंदर क्या किया था, उसने कंबाइन कर दिया था। इससे पहले मिडवाइफरी का क्या था, एक सेपरेटेड कोर्स था, तो दोनों कोर्स को एक ही कोर्स के अंदर उसने क्या किया था, इंक्लूड। द कोर्स वाज डिजाइन टू बी 3 ईयर एंड हाफ ईयर ड्यूरेशन। कि जो कोर्स डिजाइन हुआ था वो 3.5 ईयर के लिए क्या किया गया था, डिजाइन किया था, जो कंबाइंड कोर्स था। एंट्री द क्वालिफिकेशन बीइंग 10th क्लास। और यहाँ पर जो इस कोर्स के अंदर जो एंट्री यहाँ पर की गई थी फिक्स, वो कौन सी थी, 10th क्लास। पहले हमने जो एंट्री की थी वो क्या थी कि एक वुमन है वो डाइस की ट्रेनिंग कब ले सकती है, एएनएम के लिए क्वालिफाइड थी वो 8th क्लास पास होने पर थी, लेकिन आईएनसी ने उसको कितना कर दिया था, 10th क्लास, कि वो ही वुमेन ही उसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं जो कितने क्लास पास कर चुके, 10th। नेक्स्ट इज 1975 द करतार सिंह कमिटी रिकमेंडेड शॉर्टनिंग ऑफ 2 ईयर कोर्स ऑफ एएनएम टू 1 ईयर एंड हाफ ईयर एंड एंट्री आफ्टर द क्लास 10th। कि जो करतार सिंह कमेटी कब आई थी, 1975 के अंदर आई थी। उसने रिकमेंडेड किया था कि जो एएनएम का कोर्स 2 ईयर का है उसको क्या करना है, शॉर्ट करना, और शॉर्ट करके उसको कितना करना था, 1.5 ईयर के लिए। और जो उसकी एंट्री थे, क्वालिफिकेशन था, जो 8th क्लास से कितना होना चाहिए, 10th क्लास। तो ये किसने बोला था, करतार सिंह कमेटी के अंदर। दिस एएनएम वेर डिजाइनेटेड एज फीमेल हेल्थ वर्कर। जो ये एएनएम है इनको डिजाइन किया गया था, डेसिग्नेटेड है फीमेल हेल्थ वर्कर। दे वर स्पेशली ट्रेंड इन मिडवाइफरी,
और इन एएनएम को जो स्पेशली ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो किसके अंदर की जाती है, मिडवाइफरी के अंदर, चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर। और गोल आल्सो इन्वेस्टेड हैवीली इन द ट्रेनिंग ऑफ दाइज, और जो गोल है वो किसके अंदर इन्वेस्ट किया गया, ज्यादा फोकस है वो किसके ऊपर डाला गया था, ट्रेनिंग ऑफ द दाइज, कि जो लोकल पर्सन है जो डिलीवरी करवा रही है उनको क्या करना, वहां पर ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करना। तो ये हमारा था कॉन्सेप्ट था, जो कंडीशन थी वुमेन्स की या मिडवाइफरी की आफ्टर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट जो थर्ड सेक्शन किया था हमने वो कौन सा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ मिडवाइफरी इन इंडिया, कि मिडवाइफरी की एट प्रेजेंट क्या उनकी कंडीशन है और फ्यूचर में उनकी क्या कंडीशन होगी, उनको हम स्टडी करेंगे। तो वो किस में आता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर मिडवाइफरी इन इंडिया के अंदर फर्स्ट हम क्या देखेंगे, द प्रेजेंस ऑफ स्किल्ड मिडवाइफरी एट बर्थ इज ए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अचीविंग द सेफ मदरहुड। अगर WHO ने बोला है हमें सेफ मदरहुड चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, प्रेजेंस होनी चाहिए। जितने भी मिडवाइफ होंगे वो कैसे होंगे, स्किल्ड मिडवाइफ होनी चाहिए, ट्रेंड मिडवाइफ। वही मिडवाइफ वर्क करेंगे जिनको क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिला है। नेक्स्ट वन इज द नंबर ऑफ मिडवाइफ अवेलेबल एज पर पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ मैटरनल हेल्थ स्टेटस इन ए कंट्री। हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में इंडिया है वो सेकंड मोस्ट कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मिडवाइफ होते हैं उनके नंबर भी वहां पर क्या होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, ताकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है मिडवाइफ ज्यादा होंगी तो इफेक्टिव केयर है उनको प्रोवाइड कर सकती हैं। नेक्स्ट वन इज मैटरनल हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमन एंड मैटरनल मोर्टालिटी आर क्लोजली रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेंड अटेंडेंट एट बर्थ, कि जो मैटरनल हेल्थ स्टेटस है और मैटरनल जो मोर्टालिटी है वो क्लोजली रिलेटेड करते हैं किसके अंदर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम कैसे हो सकती है, अगर वहां पर डिलीवरी कौन करवा रहा है, एक ट्रेंड पर्सन, उसकी हेल्थ, मदर की हेल्थ इंप्रूव होगी अगर एक ट्रेंड पर्सन उसको क्या कर रहा है, केयर प्रोवाइड कर रहा है। तो वो किसके प्रेजेंस में रहेंगी, मोर्टालिटी रेट डिक्रीज होना और हेल्थ का रेट बढ़ना, दोनों किसके हैं, अटेंड जो है ट्रेंड पर्सन है उसकी प्रेजेंस के अंदर, कि एक ट्रेंड पर्सन है वो क्या करेगा, बर्थ के टाइम पर मदर को अटेंड कर रहा है। नेक्स्ट वन इज एज द परसेंटेज ऑफ बर्थ अटेंडेंट बाय द ट्रेंड पर्सन गोज अप, अगर एक ट्रेंड पर्सन है वो डिलीवरी करवा रही है तो जो बर्थ रेट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, उसकी परसेंटेज वहां पर क्या होंगी, बढ़ेंगी। एंड द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो गोज डाउन, और जो मोर्टालिटी रेट है, जो डेथ रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इसलिए हमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, लार्ज नंबर ऑफ मिडवाइफ की रिक्वायरमेंट है। तो ये हमारे पास क्या थे, 3 कंडीशन थी मिडवाइफरी की। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, इन इंडिया देयर आर द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ मिडवाइफ, कि मिडवाइफ है उसके लिए क्या क्या पोजीशन है, क्या ग्रेड्स हैं, उसकी जो ग्रेड्स हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पर मिडवाइफ है वो वर्क कर सकती है। तो इंडिया के अंदर कौन से हैं, द ट्रेंड नर्स मिडवाइफ क्या होगी, RN और RN नंबर उसके पास क्या होंगे, रजिस्टर्ड नर्सिंग और मिडवाइफरी नंबर उसके पास अवेलेबल होते हैं। तो ट्रेंड नर्स होनी चाहिए मिडवाइफ हु हैज अंडरगोज द डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, जिसने क्या क्या डिप्लोमा किया है किसमें, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के अंदर, विच इज 3.5 ईयर ऑफ ड्यूरेशन। GNM वो पर्सन जिसने GNM किया और उसका ड्यूरेशन क्या है, 3.5 ईयर्स का। अब ये ड्यूरेशन है वो डिक्रीज होकर कितना हो गया है, 3 ईयर्स का, 3 ईयर कोर्स हो चुका है GNM का। नेक्स्ट, ए डिग्री ऑफ नर्स हु हैज डन BSc हॉर्न्स नर्सिंग विच इज 4 ईयर ऑफ ड्यूरेशन, एक नर्स जिसने क्या किया है, डिग्री किया, उसने बैचलर किया है, जो कितने ईयर का कोर्स है, 4 ईयर का कोर्स है, वो इसके अंदर क्या होती है, इंक्लूड होती है। नेक्स्ट, द ANM हु हैज डेसिग्नेटेड एज द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, ANM को एक डेसिग्नेशन दिया गया है, डेसिग्नेटेड किया गया कि वो क्या है, एक मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर होती है। फीमेल इज रजिस्टर्ड एज मिडवाइफ, कि फीमेल है वो खुद को रजिस्टर्ड कर सकती है मिडवाइफ के तौर पर। प्रेजेंटली दिस इज द 2 ईयर कोर्स विथ एंट्री ऑफ क्लासिफिकेशन बीइंग 12th क्लास, और एट प्रेजेंट में इसको क्या कर दिया गया है, 2 ईयर का कोर्स कर दिया गया है, और जो एंट्री है, क्वालिफिकेशन जो एंट्री है ANM करने का वो कौन सा कर दिया गया है, 10th क्लास। पहले हमारे पास स्टार्टिंग में 8th क्लास था, फिर उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया, 10th क्लास,
और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो भी कम कर दिया गया था 1.5 ईयर्स का। 8th क्लास में कितना था 2 ईयर था, 10th क्लास में कितना हुआ 1.5 ईयर। अब वापस से इनको इंक्रीज कर दिया गया, एडमिशन के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए और इसके साथ साथ 12th क्लास के साथ साथ इसका टाइम ड्यूरेशन भी कितना कर दिया गया है 2 ईयर। फिर नेक्स्ट 12th class in India has had grade NM who are educated and training in the midwife, कि ये पर्सन एनएम पर्सन है जो क्या करेंगे एजुकेशन लेंगे मिडवाइफ एज ए एनएम एंड ट्रेनिंग किसके अंदर करती है मिडवाइफरी के अंदर। नेक्स्ट वन इज द स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट, कि एनएम के बाद नेक्स्ट जो मिडवाइफरी है उसका जो ग्रेड है वो कौन सा है स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट। रेफर एक्सक्लूसिव पीपल विद द मिडवाइफरी स्किल्स। एग्जाम्पल कौन से होंगे स्किल बर्थ अटेंडेंट, जैसे डॉक्टर नर्स मिडवाइफ, कि जिन्होंने उसके अंदर क्या किया है ट्रेनिंग किया गया है जिसमें डॉक्टर नर्स और मिडवाइफ को क्या किया गया इंक्लूड किया है। हु हैव बीन ट्रेन्ड टू गॉट प्रोफिशिएंसी इन द स्किल नेसेसरी टू मैनेज नॉर्मल डिलीवरी। डॉक्टर नर्स मिडवाइफ इन सबको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपनी प्रोफिशिएंसी गेट कर सकें, वहां पर प्रॉफिट उनको मिले इन स्किल नेसेसरी, ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी को मैनेज करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए, कोई भी अबनॉर्मल कंडीशन है जैसे एक वुमन है जो प्रेग्नेंट है लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है प्री एक्लेम्पसिया की कंडीशन अकर हो रही है, तो उसको इजीली से अर्ली डायग्नोस करने के लिए। मैनेज एंड रेफर टू कॉम्प्लिकेशन टू ऑल लेवल ऑफ द हेल्थ केयर सेटिंग, और उन केसेस को आइडेंटिफाई कर उनके अकॉर्डिंग उन हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर या फिर उनको रेफर किया जाए हाई हॉस्पिटल के अंदर जहां पर उनको इफेक्टिव केयर है वो प्रोवाइड हो सके। तो ये किसके अंदर आएंगे स्किल बर्थ अटेंडेंट के अंदर। तो ये हमारे क्या है इन इंडिया देयर इज फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ मिडवाइफ, की मिडवाइफ के क्या क्या ग्रेड्स हैं। तो मिडवाइफ है वो डिप्लोमा होगी, डिग्री हो सकती है उसके अंदर जो रजिस्टर्ड आरएन और आरएम नंबर होंगे, इसके अलावा एनएम होगा और स्किल बर्थ अटेंडेंट। तो ये इसकी क्या ग्रेड्स हैं। नेक्स्ट मिडवाइफरी स्किल आर मिडवाइफरी स्किल को डिफाइन किया गया एज ए सेट ऑफ कॉग्निटिव एंड प्रैक्टिकल स्किल। जो मिडवाइफरी स्किल है उसको डिफाइन किया गया है कि वो क्या होती है मिडवाइफरी स्किल है सेट ऑफ कॉग्निटिव का मतलब होता है उसके लेवल ऑफ थिंकिंग की जो उसकी मेंटल एबिलिटी होती है, सेट ऑफ कॉग्निटिव होता है, और प्रैक्टिकल स्किल्स होते हैं जो अनेबल करते हैं इंडिविजुअल को टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर सर्विस थ्रू आउट द नेटल कॉन्टिनम। जो उसका नेटल कॉन्टिनम है, नेटल का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाता है इसके ऑल 3 ट्राइमेस्टर, जो 3 ट्राइमेस्टर है एंटीनेटल इंट्रा, जो फर्स्ट से लेकर जो 3 ट्राइमेस्टर है फर्स्ट 3 मंथ, उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ एंड लास्ट 3 मंथ, इन तीनों के अंदर उनको क्या करना केयर प्रोवाइड करना पीरियड एंड आल्सो प्रोवाइड द प्रमोट एक्शन ऑफ इमरजेंसी इंक्लूड लाइफ सेविंग मेजर्स व्हेन रिक्वायर्ड। कि मिडवाइफरी स्किल डिफाइन किया गया किसे हम बोलेंगे एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर वुमेन्स को उसके प्रेगनेंसी टाइम के अंदर उसको केयर प्रोवाइड करना है, इसके अलावा प्रिपेरिंग पीरियड में चाइल्ड बर्थ केयर ऑफ न्यूबॉर्न के लिए उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उसके नॉलेज और स्किल को क्या करना वहां पर यूज करना ताकि वो इफेक्टिव केयर है वो प्रोवाइड कर सके वुमेन को, और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो क्या कर सके लाइफ सेविंग एक्शन है वहां पर वो ले सके जब भी उसको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट वन इज नीड ऑफ मिडवाइफरी एज ए प्रोफेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर क्यों नीड हुई कि मिडवाइफ है उसको प्रोफेशन है उसको इंक्लूड किया जाए इंडिया के अंदर। तो उसकी जो नीड है वो किस लिए थी टू अचीव द सेफ मदरहुड, कि प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पर पहले के टाइम पर क्या होता था बहुत सारी वुमेन उनकी ड्यूरिंग डिलीवरी या प्रेग्नेंट पीरियड के अंदर डेथ हो जाती थी। होने का रीजन वहां पर क्या होता है मोस्ट कॉमन कौन सा होता है पीपीएच पोस्टमार्टम हेमरेज, कि हेमरेज की कंडीशन की वजह से उसकी डेथ हो रही थी। तो सेफ मदरहुड को अचीव करने के लिए मिडवाइफरी है प्रोफेशन है उसकी रिक्वायरमेंट थी टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ द सर्विसेज, कि सर्विस है उसकी डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए, टू गिव हेल्थ एजुकेशन मदर हो उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना उसकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड चाइल्ड की केयर के लिए ताकि वो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो उसको अर्ली वहां पर क्या कर सके प्रिवेंट कर सके, टू पार्टिसिपेट इन कंट्री कंसर्न
दैट इज मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर, कि एक वुमेन है वो क्या कर सके, जो सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर जो भी प्रोग्राम्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं चाइल्ड और मैटरनल वेलफेयर से, उन सब के अंदर उसका क्या हो सके, इक्वल पार्टिसिपेशन है वहां पर वो कर सके। नेक्स्ट वन इज टू गेट स्टेटस एंड रिकॉग्निशन इन द सोसाइटी, कि जो वुमेन है, जो दाइज है, उनको क्या करना है, वहां पर एक स्टेटस मिलना चाहिए सोसाइटी के अंदर, एक स्टेटस और रिकॉग्नाइजेशन के लिए मिडवाइफ है उसको प्रोफेशन के अंदर क्या किया गया था, इंक्लूड किया था। तो ये हमारे जो मिडवाइफ है उसके बारे में है कि ऑब्स्टेट्रिक्स नर्सिंग है वो होता क्या है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, इंडिया के अंदर उसको क्या कंडीशन थी मिडवाइफ पर्सन की, पहले जो इंडिपेंडेंसी से पहले है वो कौन केयर प्रोवाइड करता था प्रेग्नेंट लेडीज को, आफ्टर इंडिपेंडेंस उसके लिए क्या फैसिलिटी अवेलेबल की गई है, और एट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में उसकी क्या कंडीशन है और उसकी क्या नीड है, ये हमने आज स्टडी किया है। कल हम इससे आगे का क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।